मेरे प्यारे शेयरनियों, स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे एकदम इम्पोर्टेंट क्लास में, जो आप लोग के लिए फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जिसमें आप लोग के फिजिक्स के 15 ऐसे वायरल 2 नंबर या प्रश्न करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और जो आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स बना रहे हैं, आप लोग उसको बनाते रहिए। और यहाँ से आप लोग के लिए फिजिक्स के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए 2 नंबर या प्रश्न हम लोग करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप लोग के आज के क्लास का जो यहाँ से क्लास है, आप लोग का शायद 6 नंबर नहीं तो 7 नंबर हो रहा होगा। हम पूरा प्ले लिस्ट आप लोग को बना देंगे, जहाँ से आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट शेयर करिए, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो तुरंत आप लोग लाइक करिए, और सब्सक्राइब तुरंत आप लोग करके रखना है। और आप लोग को यहाँ से प्यारा प्यारा कमेंट करते रहना है कि ये सर जी यहाँ से सब कुछ क्लियर है। और आप लोगों को इसी क्लास में, ठीक है ना, पूरा आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है ना, सब आप लोगों को हम याद करवा देंगे। मतलब यह क्लास नहीं, आप लोगों को इस क्लास में 15 जो क्वेश्चन कराएंगे, यह 15 क्वेश्चन आप लोगों को अभी और इसी वक्त इस क्लास में आप लोगों को याद होंगे। यहाँ से हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से अच्छे से और ध्यानपूर्वक सुनिएगा हम यहाँ से क्या आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोगों को ध्यान से खाली सुनना है। देखिए, बोला गया है कि आप लोग बताना कि परावैद्युत शक्ति और आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करना है, क्या होता है। तो परावैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, देखिएगा बोला गया है यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां पर परावैद्युत माध्यम अचालक बना रहता है, उसे परावैद्युत हम लोग शक्ति कहते हैं। यानी आप लोग देखिए, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम, मतलब वहां से वह अधिकतम मान जहां पर जो परावैद्युत पदार्थ है ना, वह हमारा अचालक यानी हमारा कुचालक क्या रहेगा, बना रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परावैद्युत शक्ति कहेंगे। जैसे देखिएगा प्यारे साथियों, हमारे पास यह कलम है, ठीक है ना, यह कलम का लिमिट है कि हम लोग इतना कस के मारेंगे ना तो इस बल तक यह नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही उसके ज़्यादा बल से हम इस कलम को ऐसे कस के मारेंगे, ठीक है ना, तो यह कलम क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, यह कलम टूट जाएगा। तो वही परावैद्युत पदार्थ होता है। यानी विद्युत क्षेत्र का मतलब इतना महत्तम मान कि मेरे प्यारे बच्चों, उस महत्तम मान को सहन करके अपना गुण और अपना प्रभाव न बदले, उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यदि हम लोग उसके ऊपर गए तो यह अपना क्या करेगा, गुण बदल देगा। यही होता है परावैद्युत सामर्थ्य। समझ गया ना, कि विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जहां पर वह उतने मान पर भी अपना गुण जो है अचालक वाला वह बनाए रहेगा, उसे हम लोग परावैद्युत शक्ति कहते हैं। समझ गया ना। जैसे कलम वाला एग्जाम्पल, कलम को हम लोग इतना कस के मारेंगे, समझ गए ना, तो यह उतना बल सहन कर सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग इसको कस के चोट करेंगे, इसको मारेंगे, तो यह मेरे प्यारे कलम क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक नहीं, ब्रेक करने से मतलब वह मैक्सिमम बल जो यह सहन कर सके, समझ गए ना, यह सहन कर सके, वही होता है इसका शक्ति। किसी भी चीज़ का शक्ति होता है महत्तम। समझ, जैसे आप लोग हम एग्जाम्पल बताए थे कि हमारा जो वजन उठाने का शक्ति, तो हम 50 किलो उठा सकते हैं, तो यह मेरा पावर है कि हम 50 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं। 50 किलो ज़्यादा उठाएंगे तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। वही यहाँ पर है कि किसी चीज़ का जो शक्ति होता है ना, वह सबसे ज़्यादा तक डिफाइन होता है कि कितना वह सहन कर सकता है। तो वह जो सहन करेगा वह हो जाएगा हमारा परावैद्युत शक्ति। अब यहाँ आइएगा, बोला गया है आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करिए कि आपेक्षिक परावैद्युतांक हमारा क्या होता है। तो देखिएगा, आप लोग को हम लोग परिभाषा पढ़ाए थे, शायद आप लोगों को याद होगा कि हम पढ़ाए थे कि एप्सिलॉन आर जो होता है बाबू लोग ना, यह जो एप्सिलॉन आर आप लोगों को याद रखना है, यह आप लोग का एफ निर्वात, समझ गए, यहाँ से एफ निर्वात और बाटा में जो होता है यह आप लोग का एफ माध्यम होता है। यानी निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल को, अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अब यहाँ पढ़िए, आपेक्षिक परावैद्युतांक हम लोग किसे कहते हैं, तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात को हम लोग माध्यम का सापेक्षिक परावैद्युतांक हम लोग कहते हैं। यानी आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम लोग का निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में जो लगने वाला बल होता है, इसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं। क्योंकि आप लोग का कटेगा तो यहाँ से एप्सिलॉन आर ही हमारा आएगा। यह हो गया। अब देखिए, यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं बाबू लोग। बोला गया है, देखिएगा कि अगला प्रश्न आता है, चोक कुंडली का उपयोग समझाइए। चोक कुंडली हमारा क्या होता है। देखिए,
चोक कुंडली जो होता है यह आपका एसी परिपथ में लगता है, सबसे नंबर 1 पे बात याद रखिएगा, समझ गए ना। चोक कुंडली कहाँ लगता है, हम लोग के एसी में लगता है, डीसी में नहीं लगता है। अब देखिएगा बोला गया चोक कुंडली के बारे में, इसमें हमारा उच्च प्रकत्व और नगण्य प्रतिरोध के कुंडली को हम लोग चोक कुंडली कहते हैं, जिसका व्यवहार बना किसी विद्युत ऊर्जा को नष्ट किए बिना किसी धारा के शक्ति को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके शक्ति का उपयोग शून्य के बराबर होता है। यानी चोक कुंडली का हम लोग एसी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, समझ गए ना। मतलब इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि चोक कुंडली यानी जो चोक कॉइल होता है इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मतलब एसी करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे देखिएगा बड़का बड़का नदी होता है, तो बड़का बड़का नदी के ऊपर हमारा बांध रहता है, क्यों, क्योंकि पानी को कंट्रोल करके रखेगा, क्योंकि किसान को जितना पानी चाहिए उतने पानी देगा। यदि मान लीजिए कि नदी पर हमारा बांध नहीं रहेगा तो जितना पानी आएगा सब डूब जाएगा। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं कि जैसे मेरे प्यारे बच्चों बिहार में बाढ़ जो है अपना चरम सीमा पे है, तो बांध टूट गया है, पानी ससुराल खोल दिया है पूरा तरीका से, पूरा बिहार डूब गया है, समझ गए ना। और डूबेगा ही डूबेगा, जब तक बांध जो है बढ़िया नहीं रहेगा तो वह डूबेगा ही हम लोग का। यहाँ देखिए बोला गया है कि चोक कुंडली क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि परिपथ में पूरा अचानक धारा आया, तो अचानक धारा आएगा तो प्यारे साथियों हमारा जो सामान है हम लोग का वह जलने का रहेगा डर, समझ गए ना, कहीं जल ना जाए। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए, एसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग चोक कॉइल लगाते हैं, जो मतलब जो हम लोग का डिवाइस होता है उसको जितना करंट चाहिए उतना ही देगा, समझ गए ना, जितना चाहिए उतना ही देगा। जैसे आप लोग नदी के ऊपर बांध वाला एग्जाम्पल, जितना पानी चाहिए किसान को उतने पानी छोड़ा जाएगा, बाकी पानी को कंट्रोल में रखा जाएगा। वही काम करता है चोक कुंडली। और इसमें आप लोग का जो प्रतिरोध होता है ना वह नगण्य होता है, मतलब हम लोग का प्रतिरोध 0 के बराबर होता है, यानी हम लोग का फालतू का बिजली बिल नहीं आएगा। अब ऐसे मान लीजिए घर में चोक कॉइल आप लोग लगाए हैं और आप लोग घर में कोई सामान यूज नहीं किए और झूठो खानी आप लोग का मतलब फालतू का बिजली बिल आ गया, तो आप लोग परेशान होंगे कि हम तो कुछ यूज करबे नहीं किए और यहाँ बिजली बिल कैसे उठ गया। तो इसका प्रतिरोध हम लोग नगण्य रखते हैं ताकि आप लोग का बिजली बिल, ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा में कोई ना आए, इसलिए इसका प्रतिरोध सबसे नगण्य हम लोग रखते हैं और इसको एसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लगाते हैं। यह 2 बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से हो गया। और इसका शक्ति गुणांक हमारा 0 होता है, समझ गए ना। चोक कॉइल का याद रखिएगा, जो अच्छा चोक कॉइल होता है ना उसका शक्ति गुणांक हमारा क्या होता है, 0 होता है, कॉस फाई हमारा 0 होता है। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा बोला गया है चुंबकीय फ्लक्स का बीमा, और यहाँ से SI मात्रा बताएं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, जैसे आप लोग को विद्युतीय फ्लक्स पढ़ाए थे कि विद्युतीय फ्लक्स में आप लोग का जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, यानी जो आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वह किसी सतह से गुजरेंगी तो वह उनकी संख्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। उसी का कॉपी पेस्ट करना है चुंबकीय क्षेत्र में, यानी हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सतह से गुजरेगा तो उनकी संख्या हम लोग कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप लोग को दोनों में कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, बस दोनों देखिएगा, हम लोग का विद्युतीय फ्लक्स होता है आवेश के द्वारा और चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबक के द्वारा, बस यही अंतर रहता है। फार्मूला एकदम सेम टू सेम 99% सेम रहता है, बस खाली कॉपी पेस्ट करना होता है 1%। तो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स से आप लोग क्या सीखे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वह जितना सतह से गुजरेंगी वही हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अब देखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा तो नहीं पूछा है, बट हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब यहाँ चुंबकीय फ्लक्स का हम लोग को बीमा निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग का फाई बराबर फार्मूला होता है BA, आप लोगों को याद होगा, समझ गए ना। पूरा फार्मूला हम लोग का फाई बराबर होता है BA cos थीटा। लेकिन आप लोग को इतना जानकारी होना चाहिए कि हम लोग का ट्रिगो फलन का, समझ गए, ट्रिगो फलन का, लॉग का, इस सब का मात्रक का बीमा हम लोग का नहीं होता है। इस लॉग का बीमा नहीं होता है, साइन थीटा का मात्रक का न बीमा होता है, तो ट्रिगो और लॉग के फलन का मात्रक और बीमा हम लोग का नहीं होता है। तो अब यहाँ देखिए मात्रक और बीमा निकालना है तो कोस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो हम लोग सिर्फ यहाँ लिखेंगे फाई बराबर हम लोग का BA। अब यहाँ देखिए एगो आप लोग को फार्मूला हम पढ़ाए हैं कि जो आप लोग का फार्मूला होता है F बराबर एगो होता है हम लोग का बिल होता
होता है। तो यहाँ से B का जो वैल्यू हो जाएगा वह आप लोग का F बाटा में IL हो जाएगा, और यही हम लोग यहाँ पर रख देंगे कि आप लोग का F बाटा में यहाँ पर IL हो गया और यहाँ पर हमारा A हो गया। अब देखिएगा F का जो बीमा होगा वो हमारा MLT इनवर्स 2 हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर L हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, A से A हमारा कटेगा। और देखिएगा ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा, यह एरिया है ना, एरिया का L स्क्वायर होगा, यह एरिया का हो गया L स्क्वायर। देखिएगा L से L हमारा कटा, ठीक है ना, और ये वाला L हम A जो है हमारा जेव कहते हैं। रुकिए एक मिनट, यहाँ पर हम लोग का A हो गया और L हो गया, ये वाला L और ये वाला L कट गया। अब यहाँ देखिएगा M हो गया, यह L स्क्वायर हो गया, यहाँ पर T इनवर्स 2 हो गया और यहाँ पर हमारा A इनवर्स हो गया। तो ML स्क्वायर T इनवर्स 2 और A इनवर्स हमारा हो गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का सिंपल भाषा में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आप लोग का I का इनवर्स होगा, आप लोग लगा लीजिएगा। यह आप लोग का हो गया विद्युत फ्लक्स का बाबू बीमा हो गया। अब यहाँ मात्रक जो होता है इसका वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का बीमा आप लोग का यहाँ पर है। तो यह आप लोग का 1 नंबर में आया था और यह 1 नंबर में, मतलब 1 नंबर में आप लोग को बीमा पूछा था और 1 नंबर में मात्रक पूछा था। मतलब यह सवाल आप लोग 2 नंबर में मतलब बिल्कुल आ सकता है। तो हो सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स है, विद्युतीय फ्लक्स आ जाए, चाहे यही आ जाए। तो आप लोग को तैयार एकदम रहना है हर जगह से। अब यहाँ देखिए बोला गया है 4था नंबर में कि विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ का दोनों नियम लिखिए। अब आप लोग जानते हैं कि किरचॉफ के जो वैज्ञानिक थे वह 2 गो नियम दिए थे, एगो दिए थे धारा के संबंध में और एगो दिए थे विभवांतर के संबंध में। तो देखिए पहला जो नियम दिए थे वह बोले थे कि किसी बिंदु पर समस्त धाराओं का जो योग होता है वह 0 होता है। यानी आप लोग दूसरे तरीका से कह सकते हैं कि एक बिंदु पर जितना धारा आएगा उतने बाहर निकलेगा। यह कौन बोले? किरचॉफ वैज्ञानिक बोले। समझ गए ना कि एक पॉइंट पे जितना धारा आएगा उतने बाहर भी निकलेगा, और यह आपका फर्स्ट लॉ हो गया। वही आप लोग का यहाँ पर लिखा गया प्रथम नियम कि चालकों के जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ना, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है कि यह आप लोग का 0 होता है। तो सभी धाराओं का जो सम होता है वह 0 होता है। और यहाँ देखिए टोटल यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर हमारा टोटल आवेश 0 होगा, यानी आवेश यहाँ पर कंजर्व होता है। तो आप लोग फर्स्ट लॉ में याद रखना है कि जो प्रथम नियम होता है ना, जो हम लोग का फर्स्ट लॉ होता है, यह हम लोग का इसमें आवेश कंजर्व होता है, आवेश इसमें संरक्षित होता है। और यहाँ दूसरा का नियम देखिएगा बोला गया है कि किसी बंद परिपथ में, ठीक है ना, प्रत्येक भाग में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है और उसके प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है, इनका बीजगणितीय जो परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी टोटल पोटेंशियल का जो चेंज होता है वह 0 होता है। लेकिन आप लोग का यहाँ से याद रखना है कि हम लोग का देखिए कहने का मतलब वही है कि आप लोग का प्रवाहित होने वाली धारा और क्या बोलते हैं प्रतिरोध का गुणनफल हम लोग का 0 होगा। जैसे देखिएगा आप लोग ओम के नियम से पढ़िएगा, V बराबर हम लोग का IR होता है ना, V बराबर IR, यानी हम लोग का प्रवाहित होने वाली कुल धारा और उसमें लगा प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वह हम लोग के किसके बराबर होता है? वोल्टेज के। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि वोल्टेज में जितना परिवर्तन होगा वह सब हमारा 0 होता है। और उसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में बना के लिख दिया गया है कि जितना विद्युत धारा हमारा प्रवाहित होगा, ठीक है, और उस परिपथ में जितना हमारा प्रतिरोध रहेगा उस सब का गुणनफल जितना उसमें EMF होगा, मतलब कुल विद्युत वाहक बल होगा, वो करा हम लोग के बराबर होता है। यह आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा यहाँ इंग्लिश में भी वही लिखे हैं, देखिएगा द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट मीटिंग एट एनी पॉइंट, टोटल हम लोग का क्या होगा? 0 होगा। समझ गए ना, क्या होगा? 0 होगा। और इसको हम लोग फर्स्ट रूल हम लोग कहते हैं। यह पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। 5 नंबर सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जैसे आप लोग देखोगे प्रिज्म का चमकना, यह आपका क्या है? TIR पर आधारित होता है, ठीक है ना, हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यह जरूरी होता है कि जो प्रकाश की किरण है ना वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, तबे वह चमकता हुआ दिखाई देता है। समझ गए? हम लोग को हीरा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हीरा से प्रकाश जो होता है ना हमारी आंखों तक आता है, इसलिए चमकता हुआ दिखाई देता है। हमारे आंख पर प्रकाश मारिए, ठीक है ना, हीरा पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, नहीं चमकेगा। समझ गए ना? हीरा चमकेगा कब?
जब हीरा में से प्रकाश हमारी आंखों तक आएगा, समझ गए ना, इसीलिए कोई चीज़ हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। आप लोग देखे होंगे शीशा भी चमकता है, समझ गए ना, शीशा आप लोग देखे होंगे, शीशा चमकता है ना, तो शीशा क्यों चमकता है? आप लोग देखें, आप नॉर्मल शीशा कहीं रख दीजिए, क्या चमकेगा? नहीं चमकेगा। लेकिन जब शीशा पे से लाइट रिफ्लेक्ट होके जब आपके आँखिया तक टकराएगी ना, तो कोई कौन चमका होता, आप लोग कहते हैं ना कौन चमका होता। तो चमकने के लिए ज़रूरी है कि उस पदार्थ में से जो रे निकलेगा वह आपकी आंखों तक आना चाहिए, और इसी को बोलते हैं चमकना, जिसको TIR। तो अब देखिएगा, हीरे का जो चमकना होता है यह आप लोग का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर होता है। अब इसको देखिए, पहला नियम यह होता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करवाना है तो प्रकाश की जो रे है वह आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। यह पहला नियम हो गया। ओकर बाद देखिएगा, यहाँ से बोला गया है दूसरका में कि आप लोग का प्रकाश के जो किरण है ना वह सघन माध्यम में, ठीक है ना, जो हम लोग का आपतन कोण का जो क्रांति कोण है ना, क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए। क्रांति कोण से ज़्यादा होगा तो वह क्या होगा? चमकने लगेगा। तो यहाँ देखिए पूरा तरीका से हम लोग पढ़ लेते हैं कि किसी सघन माध्यम में ऐसा आपतन कोण जो अपवर्तन कोण को विरल माध्यम में समकोण पर बदल दे, उसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और यहाँ देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की जो शर्तें हैं क्या है? सबसे पहले कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। फर्स्ट यही नियम है, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए सबसे फर्स्ट नियम यही है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और दूसरा का क्या कहता है? प्रकाश के किरणों के द्वारा सघन माध्यम में जो बना आपतित कोण है वह क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांति कोण से ज़्यादा होगा तभी वह प्रिज्म से बाहर निकलेगा और हमारी आंखों तक पहुंचेगा और हम लोग को हीरा चमकता हुआ दिखाई देगा। तो यह आप लोग को दो बातें याद रखनी होगी। यहाँ देखिएगा, आप लोग का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में सब कुछ यहाँ पर हम लिख दिए गए हैं, और आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा बाबू, हम लोग आगे चलते हैं। यह बोला गया है कि 16 ओम के प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना कर देते हैं तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। अब यही एक सवाल था, हम शायद कल या परसों कराए थे कि यहाँ पर ससुरा क्या बोला था ना कि प्रतिरोध दिया था, अब बोला था कि लंबाई को खींचकर दुगुना कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोगों से प्रतिरोध नहीं पूछा, हम लोगों से बोला था प्रतिरोधकता पूछ दिया था कि क्या होगा। और आप लोग हम बताए थे और सिखाए थे कि बाबू हमारा जो प्रतिरोधकता होता है ना, यह लंबाई पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। लंबाई कितनों बढ़ाइए घटाइए कोनो प्रकार के वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि जो रो होता है, जो प्रतिरोधकता होता है ना, वह टेम्परेचर, पदार्थ के प्रकृति और श्रांति काल पर डिपेंड हमारा करता है, न कि हमारा लंबाई या एरिया पर डिपेंड करता है। लेकिन अब जो हमारा प्रतिरोध आ गया है यह लंबाई पर डिपेंड करेगा, समझ गए ना, क्योंकि लंबाई जितने ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतने ज़्यादा होगा, लंबाई जितने कम होगा प्रतिरोध उतने कम होगा, समझ गए ना। तो प्रतिरोध हमारा लंबाई पर डिपेंड करेगा, लंबाई पे, एरिया पे, ये सब चीज़ पे हमारा डिपेंड करता है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक 16 ओम का प्रतिरोध है, मतलब कि हम लोग R1 बराबर यहाँ देखिएगा कि 16 ओम हम लोग कर देते हैं। अब उसके बाद देखिएगा क्या क्या बोला गया है कि तार को खींचकर उसकी लंबाई का दुगुना कर देते हैं, समझ गए। हम लोग को R2 निकालना है, यहाँ पर लिख देते हैं कि R2 हम लोग को निकालना है। फर्स्ट केस में शुरुआती में लंबाई कितना था? L था। मान लेते हैं कि जब तार को खींचा नहीं है तो लंबाई कितना था? L था। लेकिन अब ससुरा लंबाई को खींच दिया है, ठीक है ना। क्या किया? लंबाई को बढ़ा दिया है। लंबाई को कितना किया है? लंबाई दुगुना कर देते हैं, मतलब पहले लंबाई L था, अब L का दुगुना कर दिया है, 2L कर दिया है। तो अब प्रतिरोध कितना होगा? तो अब यहाँ देखिएगा, एगो हम आप लोग बताए थे कंसेप्ट, कि यह कंसेप्ट आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत काम का चीज़ है। देखिए कैसे हम लोग का यहाँ से होता है R2 बाटा में R1, ओकर बाद आप लोग का यहाँ से L2 आ बाटा में L1 का, यहाँ से हम लोग का होल स्क्वायर होता है। तो देखिएगा यहाँ R2 का जो वैल्यू है वो तो हम लोग को निकालना है। R1 का वैल्यू यहाँ पर 16 है, L2 का वैल्यू हमारा 2L है, L1 का हमारा यहाँ पर L है, यहाँ स्क्वायर हो गया, L से L ख़त्म हो गया तो यहाँ पर हम लोग का 4 हो गया, और यहाँ से हमारा हो गया R2 बाटा में 16 हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा कि R2 बराबर हम लोग का हो जाएगा
4 गुना हम लोग का हो जाएगा 16। तो यहाँ देखिएगा प्यारे साथियों, R2 बराबर 16 चौके कितना हो जाएगा 64 ओम हमारा हो जाएगा। तो यह आप लोग का हो गया 64 ओम, समझ गए ना। 64 ओम यानी देखिएगा पहले उसी तार का, समझ गए ना। देखिए ध्यान से देख रहे हैं कितना मतलब बढ़ रहा है कि पहले वही तार था जिसका प्रतिरोध हमारा 16 ओम था, लेकिन वो कोनो सनका आ गया कि वो लंबाई खींच के दुगना कर दिया। अब तार वही है लेकिन लंबाई डबल करने से क्या हो गया कि प्रतिरोध चौगुना हो गया। सोच रहे हैं प्रतिरोध चौगुना बढ़ रहा है, लंबाई डबल कर रहे हैं तो प्रतिरोध हमारा चौगुना बढ़ रहा है। 16 चौके 64 ओम का हमारा प्रतिरोध, तार वही है लेकिन अब प्रतिरोध चेंज हो गया, तार पतला हो गया और लंबा भी हो गया। अब यहाँ देखिएगा बोला गया है कि हम लोग का नंद गेट और नॉर गेट का सत्यमान सारणी हम लोगों को लिखना है। तो अब यहाँ देखिएगा यह आप लोगों का नंद गेट है और यह आप लोग का नॉर गेट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आप लोग का जो नंद गेट होता है ना, इसमें जो आपका यह कर्व होता है, कर्व नहीं होता, एकदम सीधा होता है, याद रखिएगा। जो हम लोग का नंद गेट होता है, ठीक है ना, नंद चाहे एंड गेट हो, जो एंड गेट होता है, तो एंड गेट का जो आगे वाला मुंह का सिरा होता है ना, यह आपका कर्व नहीं होता, एकदम सोज होता है, एकदम सोज। तो आप लोग ऐसे पहचान लीजिएगा कि एंड वाला हमारा एकदम सोज रहेगा, ठीक है ना, तौनी मनी मुड़ा नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ और आएगा, याद रखिएगा, और में आपका हल्का सा यहाँ पर कर्व देखने को मिलेगा, समझ गए, हल्का सा कर्व देखने को मिलेगा और यह हमारा हो जाता है। और अब यहाँ देखिएगा, यह आप लोग को समझा चुके हैं लेकिन फिर भी समझा रहे हैं। देखिएगा 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, समझ ना। एंड गेट में याद रखें, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए और डॉट का भी, हम लोग 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 होता है, लेकिन यह ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि एन के वजह से बार लगा हुआ है, तो 0 का उल्टा हम 1 लिख दिए हैं, क्योंकि अब रिजल्ट बताना है, एंड का नहीं, नंद का बताना है। देखिए हम लोग का 1 0 जो होता है ना, 1 और 0, याद रखिए 1 0 हम लोग का होता है, यहाँ पर 1 लिखा है ना, 0 होगा। 1 0 हम लोग का 0 होता है, तो हम लोग 0 का उल्टा 1 लिखेंगे। 0 1 हम लोग का 0 होगा, 0 का उल्टा 1 लिखे हैं। 1 और 1 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब कैसे होता है देखिएगा, हम लोग के नंद गेट में जो बल्ब होता है ना, उस बल्ब में हमारे 2 स्विच लगे होते हैं और वह दोनों स्विच एक ही तार में जुड़े होते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग ऐसे याद रखिएगा, जो हम लोग का नंद गेट है ना, यह हमारा यहाँ पर एगो बल्ब हो गया, समझ गए, यह क्या हो गया, बल्ब हो गया। यहाँ पर हमारा बैटरी लगा हुआ है, समझ गए ना, यहाँ पर बैटरी हमारा प्लस माइनस लगा हुआ है। यहीं पर हमारा एगो कटआउट यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, और ओकरा बाद हमारा देखिएगा एगो कटआउट हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है, 2 कटआउट हमारा यहाँ पर हो गया। तो बताइएगा जब तक यह दोनों स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक यह बल्ब जलेगा। आप फिर बताइएगा, जब तक यह दोनों स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक हमारा यह बल्ब नहीं जलने वाला है। तो यहाँ देखिएगा बल्ब जलेगा तो वैल्यू 1, नहीं जलेगा तो 0, समझ गए ना। 0 मतलब स्विच ऑफ है, ऑन मतलब स्विच चालू। तो इसी तरह से आप लोग सब सिखाए थे, इसमें तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आइएगा और में क्या होता है ना, देखिएगा यहाँ पर हमारा एगो बल्ब है, समझते हैं क्या है, बल्ब है। अब यहाँ पर देखिए एगो कटआउट हमारा यहाँ पर हो गया और ओकरा बाद आप लोग देखिएगा कि हम लोग इसी में क्या करेंगे कि यहाँ से 2 गो तार यहाँ ला देंगे, एक कटआउट हम लोग यहाँ लगा देंगे, समझ गए ना। यहाँ ऐसे हो गया और ओकरा बाद देखिएगा यहाँ पर हम लोग प्लस हो गया, यह हो गया माइनस, यह प्लस माइनस हो गया ना। अब देखिएगा अब यह हमारा दोनों हो गया। यदि हमारा यह दोनों में से कोनो एगो स्विच ऑन होगा ना, दोनों में से देखिएगा, दोनों में से कोनो एगो स्विच हमारा ऑन होगा तो बल्ब जल जाएगा ना, क्योंकि इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट हमारा यहाँ चल जाएगा। यदि इस स्विच को ऑन करेंगे, ये खुला भी रहेगा ना, ये खुला भी हमारा रहेगा मान लीजिए, तो यहाँ से करंट यहाँ तक पहुँच जाएगा। यही होता है और में, कि और में हमारा एक के तार में नहीं रहता है, 2 अलग अलग तारों में रहता है। यह नंद में क्या होता है कि एक के तार में स्विच लगा रहा था, इससे जब तक दोनों स्विच को ऑन नहीं करेंगे हमारा बल्ब नहीं जलेगा। इसमें 2 अलग अलग तारों में स्विच होता है, यदि एको स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब इसका देखिएगा हम सत्यमान सारणी कैसे बनाते हैं, ध्यान से आप लोगों को सीखना होगा। यहाँ देखिएगा यह हो गया ए वाला, यह हो गया, हम आपको सिखा देते हैं बढ़िया से। देखिए यह हो गया ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग का ए हो गया, यह वाला बी हो गया,
यह आप लोगों का a प्लस बी हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो होगा बाबू आप लोगों का y बराबर रिजल्टेंट a प्लस बी हो गया। यहाँ जो y बराबर हो जाएगा यह a प्लस बी का हमारा बार हो जाएगा, हो गया ना। देखिएगा तो हम लोगों को ये वाला काम नहीं है, हम पहले यहाँ पर ऊपर काट देते हैं, ठीक है ना। हम लोग को ये वाला काम नहीं है, हम लोग को a b और ये वाला काम है, क्योंकि हम लोगों से आप लोगों से पूछा है नॉर। अब चलिएगा यहाँ देखिएगा कै गो लिया है, 4 गो ना, तो 1 गो 2 गो और यहाँ 3 गो 4 गो हम लोग का हो गया। देखिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0, तो देखिएगा 0 मतलब क्या, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, तो क्या बल्ब जलेगा, कहेगा सर बल्ब नहीं जलेगा। जब दोनों स्विच हमारा ऑफ है तो हमारा कैसे बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, 0 हो जाएगा। 0 को उल्टा आप लोग को यहाँ पर जो है ना, 0 को उल्टा यहाँ पर 1 लिख देना है। अब देखिएगा यहाँ पर स्विच ऑन किए, यहाँ पर स्विच ऑफ है, एगो स्विच चालू है, एगो स्विच चालू है, तो वो हमारा बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। और 1 का उल्टा यहाँ पर लिख देंगे 0। अब देखिए इसको 0 और स्विच ऑफ है, यहाँ स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया, एको स्विच ऑन हो गया ना, बल्ब जलेगा। अब बल्ब जलने का उल्टा क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। अब यहाँ देखिए दोनों स्विच ऑन है, दोनों स्विच ऑन है तो भी हमारा बल्ब जलेगा। अब बल्ब जल रहा है, अब इसका उल्टा क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यह जो ऊपरवा ही बार लगा है ना, एक और आप लोग को उल्टा लिखना होता है। बल्ब जल रहा है तो बोलिए बल्ब नहीं जल रहा है, और बल्ब नहीं जल रहा है तो आप लोग को बोलना होगा बल्ब जल रहा है, ठीक है ना। यह बार का मतलब होता है उल्टा, मतलब कहानी चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर 0 था तो 0 का उल्टा 1, यहाँ पर 1 था तो 0, 1 था तो 0 और 1 था तो 0, ऐसे आप लोग करना होता है। आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब यहाँ देखिएगा 8 नंबर बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज नियम को आप लोगों को लिखना है। देखिए लेंज नियम क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है ना, वह प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उन कारणों का विरोध करता है जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है। यानी देखिए लेंज लॉ कहता है ना कि जो उसमें प्रेरित विद्युत चुंबकीय जो होता है ना, विद्युत चुंबकीय के प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, मतलब यह प्रेरित धारा की जो दिशा इस प्रकार होती है, यह उसी कारण का विरोध करती है जौना के कारण एक उत्पत्ति हुआ है। समझ गए ना, मतलब यह समझिए जौन थाली में खा रहा है वह थाली में यह छेद कर रहा है, मतलब यह उसी का। देखिए यह जो आप लोग प्रेरित धारा आप लोग देख रहे हैं ना, यह धारा कोनो नया नहीं है, लेकिन यह धारा वही है जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। और यह मेरे प्यारे बच्चों, इसका दिशा हम लोग लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का और प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वह इस प्रकार होती है, वह उन कारणों का ही विरोध करती है जिनके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। और जो हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं वो हम लोग लेंज नियम से ज्ञात करते हैं। याद रखिएगा, पूछता है कि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, तो यह लेंज नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं। याद रहेगा ना। हम लोग प्रेरित, आप लोग यह लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट करके लिखवा देते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा हम लोग कौना नियम से ज्ञात करते हैं, तो लेंज नियम से ज्ञात करते हैं। और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित रहता है, और आप लोगों को यह याद रखना है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। बोला गया है कि एक्स किरणों के किन्हीं 2 गुणों को लिखें। देखिए सबसे पहले एक्स रे जो होता है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ओकरा बाद एक्स किरणों का स्थिर द्रव्यमान 0 लेकिन गतिशील द्रव्यमान है। यानी समझिए कि एक तरह से यह जो एक्स किरणें हैं यह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो प्रकाश के स्पीड से चल सकता है। तो हम लोग दूसरका में भी लिख सकते हैं कि एक्स किरणें का जो चाल होता है वह प्रकाश के चाल के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जो भी तरंग, ठीक है ना, जो भी हम लोग का वेव, चाहे जो भी हम लोग का रे, हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ठीक है ना, तो वह प्रकाश की स्पीड से ही गमन करेगा। क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण ही होता है कि वह प्रकाश की स्पीड से गमन करेगा, तबे वह विद्युत चुंबकीय के अंतर्गत हमारा वह आएगा। तो यहाँ से आप लोग का 2 हो गया एक्स किरणें का 2 गुण। अब यहाँ से आगे चलते हैं। देखिएगा कि पोल्टियर प्रभाव क्या है। पोल्टियर प्रभाव आप लोगों को समझना है। बोला गया है कि पोल्टियर प्रभाव में ऊष्मा तारों के छोरों की संधि पर उत्पन्न होती है, लेकिन जूल प्रभाव में जूल पूरे तार पर उत्पन्न होती है। जूल प्रभाव धारा की दिशा से स्वतंत्र होता है, लेकिन पोल्टियर प्रभाव धारा की दिशा पर इस अर्थ में निर्भर करता है कि किसी संधि में किसी दिशा में धारा गुजरने पर यदि संधि गर्म होती है तो संधि की दिशा बदलने पर वही संधि हम लोग की ठंडी हो जाएगी। संधि मतलब जहाँ पर मिल रहा है। और पोल्टियर प्रभाव
नगण्य प्रतिरोधों के तारों के संधियों में भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन जूल प्रभाव से हमारा ऊष्मा का अधिक उत्पादन के लिए तारों का प्रतिरोध अधिक से अधिक होना आवश्यक है, और हमारा नगण्य प्रतिरोध तार के नगण्य परिमाण की ऊष्मा का उत्पादन करता है। यह आप लोग का पूरा यहाँ से पॉलिटिकल प्रभाव है, आप लोग का यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गए ना। बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ला दिए हैं, लेकिन यह आप लोग का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग नहीं, बस आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ गए ना, ये पूरा क्या है, लेकिन यह आप लोग का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा बोला गया है व्योम तरंग और आकाशीय तरंग की व्याख्या करें। यह आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बोला गया है कि वे रेडियो तरंग जो आयन मंडल से परावर्तित होकर धरती पर लौटती हैं उन्हें व्योम तरंग कहते हैं। कितना सिंपल है कि ऐसा रेडियो तरंग जो आयन मंडल से, ठीक है ना, हम लोग का परावर्तित होकर धरती पर लौटेगी, उसी को हम लोग व्योम तरंग कहते हैं। इस तरह के संचार को व्योम तरंग संचरण कहते हैं। और व्योम तरंगों की जो आमतौर पर फ्रीक्वेंसी होती है वह 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। याद रखिएगा, यह आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि जो व्योम तरंग होता है ना, इसका फ्रीक्वेंसी किनके बीच होता है, तो 2 मेगाहर्ट्ज से हम लोग का 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। अब यहाँ आइएगा आकाशीय तरंग के बारे में समझ लेते हैं। बोला गया कि रेडियो तरंग का एक ऐसा प्रकार है, मतलब यह भी एक प्रकार का रेडियो तरंग ही है, लेकिन उसका टाइप अलग है। बोला गया है कि जो प्रेषित एंटीना से सीधे रेखा में यह संचार उपग्रह से परावर्तित होकर अभिग्राही एंटीना तक पहुंचता है, तो उन्हें अंतरिक्ष तरंग या संचरण भी कहते हैं। यानी देखिएगा, यह जो अंतरिक्ष तरंग है ना, जो आकाशीय तरंग है, आप लोग इनको अंतरिक्ष वाला कह सकते हैं, ठीक है ना। अंतरिक्ष में जो हम लोग का जो रे होगा, ठीक है ना, उससे हम लोग अंतरिक्ष तरंग भी हम लोग कहते हैं। और इसका देखिए फिर जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी होता है वह ज़्यादा होता है, और इसका फ्रीक्वेंसी हमारा 30 मेगा, ठीक है ना, यहाँ पर छूट गया है मेगा, 30 मेगाहर्ट्ज से हमारा यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ देखिएगा, हम लोग का इसका थोड़ा सा रेंज ज़्यादा होता है। बोला गया है 30 ले हमारा देखिएगा यहाँ पर 30 मेगाहर्ट्ज हम लोग का होता है, तो इसका थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग का ज़्यादा होता है। अब यहाँ बोला गया, आगे देखिएगा चलते हैं कि तरंगाग्र और द्वितीय तरंगिकाओं का परिभाषा हम लोग को यहाँ पर लिखना है। अब देखिएगा, जितना भी हम लोग का प्रकाश पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि प्रकाश हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, उसी में आप लोग को यह भी पढ़ना है कि किसी भी तरंग में सभी बिंदुओं का जो बिंदु पथ होता है वह समान चरणों में हो, समझ गए ना, तो उससे हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कि सेना की जो टुकड़ी होती है वह जहाँ भी चलती है अपने पूरा लाइन को मिलाते हुए चलती है, वही आपका यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी तरंग में जो सभी बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा, समझ गए ना, यदि वह समान चरण में रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। अब यहाँ देखिए, किसी माध्यम में कोई तरंग के संचरण के दौरान अगर हमें ऐसा पृष्ठ खींचे जहाँ पर मौजूद सभी कण समान कला में कंपन कर रहे हैं, तो उसे हम लोग तरंगाग्र भी कहते हैं। समझ गए, जहाँ पर सब एक ही जगह हो और समान कला में हो, उससे हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। और देखिए, द्वितीय तरंगिकाओं का क्या मतलब होता है, पहले से बने तरंगाग्र से उत्पन्न होने वाली तरंगिकाओं को हम लोग द्वितीयक तरंगिकाओं कहते हैं, ठीक है ना। यानी देखिए, पहले से जो हम लोग का तरंगाग्र बन गया है, ठीक है ना, और उससे जो हम लोग का वेव निकल रहा है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं हम लोग कह सकते हैं। तो यह आप लोग का दोनों यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए, हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। बोला गया है कि आयाम मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन की व्याख्या हम लोग को करना है। देखिए, जो आप लोग को अभी हम सिखाएं और पढ़ाएं, ठीक है ना, जस्ट इसके पीछे वाले क्लास में आपको बताया था, ठीक है ना, कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। अब उसी में आप लोग का जो पढ़ाए थे और आप लोग को टाइप भी बताया था कि जो हम लोग का मॉड्यूलेशन होता है वह 3 प्रकार का होता है, एगो आवृत्ति, एगो आयाम, ठीक है ना। तो यहीं पर हम लोग सब परिभाषा पूछ दिया है ना कि आप लोग का आयाम मॉड्यूलेशन क्या है। देखिए, बोला गया है कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक संचार में उपयोग की जाने वाली एक मॉड्यूलेशन तकनीक है, जो आमतौर पर रेडियो तरंग के साथ संदेश संचित करने के लिए उपयोग की जाती है। यानी देखिएगा, मॉड्यूलेशन का काम क्या होता है, संदेश वाहक को अध्यारोपित करना। अब उसी का प्रकार अलग अलग होता है, तो ये भी क्या काम करेगा, ये भी हमारा संदेश भेजेगा, लेकिन अलग प्रकार से भेजेगा, समझ गए ना। तो वही आपका लिखा गया है कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक संचार में जो हम लोग यूज करते हैं, समझ गए ना, तो इसी का एगो अलग टेक्निक है, मतलब हम लोग का तकनीक है, जो क्या करेगा, आमतौर पर रेडियो तरंग के साथ जो संदेश होता है, ठीक है ना, उसको संचित करेगा, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब देखिए, आवृत्ति वाला क्या होता है कि एक ऐसा मॉड्यूलन जिसमें वाहक तरंग की आवृत्ति को मॉड्यूलन संकेत में क्या करेगा, तत्कालिक, या तत्कालिक मतलब होता है कि तुरंत, ठीक है ना,
आयाम के अनुसार चेंज कर सकता है, उसे हम लोग कहते हैं आवृत्ति मॉड्यूलेशन। यहाँ से आप लोग का यह हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा बोला गया है यहाँ से अभी हो गया, बोला गया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का प्रभाव क्या होता है। देखिएगा जैसे आप लोग के घर में देखिएगा, ऐसे आप लोग पानी का समझ गए ना, ऐसे आप लोग धूप में पानी रखते हैं, तो जब धूप पर प्रकाश का रे पड़ता है तो वह पानी क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होकर धीरे धीरे क्या होगा, अपना स्थान छोड़ेगा और वह लिक्विड से क्या में बदलेगा, वाष्प में बदलेगा ना। ये आप लोग के रियल घटना का एग्जाम्पल है। वैसे ही हम लोग का होता है ना कि मान लीजिए कोई हम लोग का धातु का सतह है, समझ ना, क्या है, कोई धातु का सतह है और यदि कर प्रकाश का रे पड़ रहा है तो आप लोग को मालूम है कि धातु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हम लोग का पहले से बहुत अधिक मात्रा में रहता है। यदि धातु पे हमारा प्रकाश उचित आवृत्ति से पड़ेगा, ठीक है ना, और उससे ज़्यादा मात्रा में उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा तो क्या होगा, धातु से जो धातु में हमारा रहते हैं इलेक्ट्रॉन, उससे हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा और इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझ गए। कौन सा हम लोग का प्रकाश विद्युत जो प्रभाव होता है ना, कोई डिवाइस नहीं होता है, यह ऐसा एक समझ प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी धात्विक सतह पर प्रकाश की किरणें एक उचित आवृत्ति के साथ आपतित होती हैं तो उस सतह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निकलने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेंगे, समझ गए ना, उसे फोटो इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं। वही आप लोग का यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिएगा बोला गया स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व का परिभाषा आप लोगों को लिखना है। दोनों आप लोगों का सेम याद रखिएगा कि स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है ना, दोनों का मात्रक हम लोग का हेनरी होता है। समझ गए। स्वप्रेरकत्व चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों का मात्रक हम लोग का हेनरी होता है। अब देखिएगा क्या बोला गया है कि स्वप्रेरकत्व एक ऐसा घटना है जिसके कारण कुंडली के विपरीत प्रेरित मतलब ईएमएफ उत्पन्न होता है। यह तब होता है जब चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होता है या कुंडली से जुड़ी धारा में बदलाव होता है। तो स्वप्रेरकत्व यानी स्वप्रेरण गुणांक हम लोग कहते हैं। स्वप्रेरकत्व आप लोग समझिए ना कि मान लीजिए कोनो कुंडली में धारा बह रहा है, समझ गए ना, तो कुंडली में धारा बह रहा है तो खुद के धारा के कारण, समझ गए ना, खुद के धारा के कारण जो उसमें प्रेरकत्व आएगा वह हो जाएगा स्वप्रेरकत्व। लेकिन हम लोग का जो अन्योन्य प्रेरकत्व आप लोग यह देख रहे हैं ना, मतलब कि यह एक कुंडली में धारा बह रहा है और उस धारा को देख के यह अपने में क्या कर लिया, हम लोग का प्रेरित धारा आ गया, ठीक है ना। तो यह दूसरे के कारण होता है और यह स्वयं के कारण होता है, इसीलिए इसका नाम हो गया स्व। स्व मतलब क्या, स्वयं के कारण, ठीक है ना, और यह होता है दूसरे के कारण। समझ गए। तो यहाँ देखिएगा जब किसी कुंडली या परिपथ में गुजरने वाली धारा में बदलाव होता है तो पास के कुंडली या परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का बदलाव होता है। इस वजह से कुंडली या परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। देखिएगा स्वप्रेरकत्व का कहानी क्या है, जैसे देखिएगा एक मान लीजिए घर है, तो एक घर में मान लीजिए कोई सामान किन के आया, समझ गए ना, कोई सामान किन के आया तो अपने में कुछ हो गया जलन की वो हमारा से ज़्यादा, मतलब अपने फैमिली में एगो, ठीक है ना। देखिएगा जो ईर्ष्या होता है वो दो तरह का होता है, एक आपके फैमिली में भी लोग जलेंगे और एक आपके बाहर वाले भी जलेंगे, समझ गए ना। जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, समझ गए ना, तो आपके चाचा उचा भी आप लोगों से जलेंगे, समझ गए ना। और यदि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो गाँव वाला भी आप लोगों से जलेगा, समझ गए ना। तो गाँव वाला हो गया अन्योन्य प्रेरण और घर वाला हो गया स्वप्रेरण, समझ गए ना। घर वाला क्या हो गया, स्वप्रेरण, और बाहर वाला गाँव वाला हो गया अन्योन्य प्रेरण। मतलब घर में याद रखिएगा कि आप पैसा खर्च किए, आप मेहनत किए, आप प्रोग्रेस किए, तो घर में भी जो ईर्ष्या होगा, समझ गए ना, वह हो जाएगा स्वप्रेरण। और आपके प्रोग्रेस ले गांव वाला भी जलेगा तो वह हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण। तो वही यहाँ पर किसी कुंडली में धारा बह रहा है और उस कुंडली में धारा बहने के कारण, मतलब खुद के कुंडली में धारा बहने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। और हम लोग का जो अन्योन्य होता है ना, तो एक कुंडली में धारा बह रहा है और उस कुंडली में धारा बहने के कारण दूसरे कुंडली में हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। लेकिन दोनों का मात्रक हेनरी होता है, समझ गए। यहाँ हो गया। अब देखिएगा आज के क्लास में आप लोग का 15 सवाल यहाँ से किए हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं।
15 क्वेश्चनों को आप लोग कोशिश किए हैं कि आप लोग को अच्छे समझ में आए। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना है। और ऐसे ही आप लोग का यहाँ से पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा देंगे, जिससे आप लोग कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला है। बाकी मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्लास को रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, और जो दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। लेकिन हाँ, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर आप लोगों को देना है। जय हिंद।